Ways of stating of objectives. We have seen that objectives can be stated as the activities to be done by the teacher. They can be stated as topics or concepts and generalizations. They can be stated as generalized pattern of attitudes and behaviors among students. And then we can see how we can design our teaching strategies to be taught in the classroom. We have seen that all these objectives, first three kind I mean, that they are not fully stated objectives which will help us that we can identify the learning experiences and a teacher can plan activities and carry out in the classroom so that a desired behavior can be developed among the students. Stating objectives, fourth type is to state objectives in such a form that the desired behavior as well as the content where this behavior is to be applied is also identified. So this is something where we say that objective will be worded or it will be stated in such a way that it will give the idea of the intended behavior. हम कौन सा behavior develop करना चाहते हैं और किस किस्म का content होगा जिस पर ये behavior apply भी होगा. So we have identified the behavior, किस किस्म की activity student करेगा और किस किस्म का objective हम उसको देते हैं कि उसने content पर apply करना है, so that we can also assess the desired behavior is being applicable to the desired content to be learned in the classroom. So हमने desired behavior को identify किया और second stage पर हम ये करते हैं कि वो content area क्या है या life का वो कौन सा aspect है जिस पर हम चाहते हैं कि बच्चे इस learned behavior को apply भी कर सकें. कोई भी teaching उस वक्त तक complete नहीं हो सकती जब तक कि हम ये नहीं करेंगे कि जो भी हम सिखाना चाहते हैं वो applicable हो बच्चे की आम जिंदगी में outside the school as well as the academic learning in the classroom. So हमें objectives को define करते हुए या उनको state करते हुए ये ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से उन्हें स्टेट किया जाए कि हम बिहेवियर भी आइडेंटिफाई कर दें, किस किस्म का स्किल हम चाहते हैं बच्चे सीख लें और उस स्किल को अप्लाई करने के लिए कंटेंट भी आइडेंटिफाई कर दें ताकि करिकुलम को उठाकर जो भी पढ़े वो इस काबिल हो जाए कि इस बिहेवियर को देखते हुए उसी कंटेंट के मुताबिक एक्टिविटीज़ को प्लान कर ले और क्लासरूम टीचिंग का अमल शुरू करे. If we see objectives, now you must remember that we had gathered the objectives using many different sources of information. जहाँ पर हमने learners से information ली, हमने subject specialist की reports को पढ़ा, हमने contemporary life को देखा और हमने इन तमाम objectives को दो screen से गुजार दिया जहाँ पर philosophy of learning किसी भी जगह की, किसी भी शहर की या किसी भी मुल्क की और किसी भी स्कूल की हो सकती है. इसी तरह से लर्निंग साइकोलॉजी को हमने इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को फर्दर रिफाइन कर लिया और हमारे पास एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ गई. अब हमने सोचा कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह से स्टेट करें कि हमें ये मालूम हो जाए कि हमें किस किस्म की टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ प्लान करनी है और किस किस्म का लर्निंग एक्सपीरियंस हम बच्चों को क्लासरूम में देना चाहते हैं. ये इसलिए ज़रूरी है कि टीचिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस जहाँ पर बच्चे का एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप इन ऑब्जेक्टिव्स को उठाकर पढ़ते हैं जो आपने कलेक्ट किए और फर्दर रिफाइन किए इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अब आप देख सकते हैं वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और जो आपको ये गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने टीचिंग को किस तरह से प्लान करना है. जब हम प्लानिंग ऑफ टीचिंग कहते हैं तो उसमें हम टीचिंग एक्टिविटी आप क्या करेंगे क्लासरूम में, बच्चे किस किस्म का एक्सपीरियंस करेंगे, किस किस्म के मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करेंगे और फर्दर हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब लेसन ख़त्म हो जाएगा तो किस किस्म का डिज़ायर्ड बिहेवियर उनमें डेवलप हो चुका होगा या डिज़ायर्ड स्किल उन्होंने सीख लिए होंगे. उसके साथ साथ वो कौन सा कंटेंट है जिस पर उन्हें बेशक मुकम्मल नहीं तो किसी हद तक उबूर हासिल हो जाएगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग भी डेवलप होना शुरू हो चुका होगा. So it will be evident from the statement of the objectives if they are well stated
When we say well stated, it means that the objectives are identifying the kind of behavior we want kids to learn or the skill we want them to learn, and at the same time the content where we want them to apply that skills. And in learning experience we give this opportunity कि बच्चे उस content पर उस skill को apply भी करते हैं, जहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि किस हद तक हमारा teaching का process मुकम्मल हुआ है। हमने देखा कि objectives में दो चीज़ें बहुत clear हैं, the behavior and the content aspect, और एक आपका behavior aspect। ये दोनों aspects अगर clearly defined हैं किसी भी objective में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये objective हमें ये बता रहा है कि किस किस्म का टीचिंग एक्सपीरियंस हम क्लासरूम में बच्चों को देंगे या लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को क्लासरूम में फराहम करेंगे, और किस किस्म के कंटेंट पर हम ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को देंगे कि इस लर्नड बिहेवियर को अप्लाई कर सकें। If we want to have a couple of examples, like if you state that students will be able to write a well-organized and clear report about science project. So here we have defined that the project report is of science, so the content is identified. अगर आप इसको मज़ीद फोकस करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम साइंस का टॉपिक भी बता सकते हैं, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर साइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आप साइंस में वाटर भी ले सकते हैं, आप साइंस में वाटर पोल्यूशन भी ले सकते हैं, और इसी में फर्दर डिवाइड करके सब टॉपिक्स बना सकते हैं। सो वी विल राइट द ऑब्जेक्टिव दैट स्टूडेंट्स विल राइट ए रिपोर्ट which is clear, which is well stated about the project water pollution. So हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि बच्चों की एबिलिटी होगी कि वो लिख सकते हैं, they can make sentences and they will be making clear statements about the project which they have created while learning water pollution or any other topic in science. Similarly, we want them to observe a butterfly, draw it and label its parts. So first skill or attitude or the behavior we want them is to observe the butterfly, making an observation. देखिए वो क्या कुछ observe करते हैं and how carefully they are making this observation. It will be defined by the fact that we are asking them to draw this butterfly. So once they will be drawing it, you will have a clear idea how keenly they were observing the animal or any other given animal, and what details they have drawn while they were drawing themselves. Now the third step is that where they have to label this diagram. Now you can see how well they are labeling the diagram and how well they are aware of basic parts of the body of a butterfly. So the objective is very well stated, and a teacher, while trying to achieve this objective in the classroom, will ensure that she will arrange for the butterflies. She will give them time to make observations. She will give them some time to interact with each other so that they can learn. The one who does not know every part, they must learn about it. Now you want them to draw it. So in the second class you can ask them, the butterfly we had seen, let's have a drawing. You can draw on the board and kids can draw themselves. In the next step, now we go to labeling of the diagram. So once every child has gotten this ability that they are drawing it, they are labeling it, and then they can name the different parts. So we have a clear understanding that we have achieved the objective and the teacher has achieved the educational end which was intended against this objective which was stated in the curriculum. Similarly, we want them to write a report about a geography project. It can be a report about a book they have read recently. It can be in any language. So these objectives are very well stated and they are not lacking in any of the things, the kind of behavior we want them to learn and the content where we want them to apply this learned behavior, so that we are sure that objective is achieved fully. So what we can conclude from this is that objectives which are clear enough and they are identifying the behavior and the content, they will help us to identify the learning experiences or select the learning experiences and
plan the teaching learning process accordingly. Objectives which have two aspects, that behavior and content aspect defined properly, they are termed as the ideal objectives for any curriculum and for any topic in any subject area. So now we know that objectives can be stated in various forms, but the best way to state an objective is to identify the intended behavior or skills we want to develop among the students and the kind of content where we would want them to apply all this behavior and skill what they have learnt in the classroom. Once we are able to do this, then we will move forward to look into how the learning experiences can be planned for the students.